चलिएगा 15,000 और 25,000। क्वेश्चन नंबर 3 में लिख दिया बेटा ये 15,000। क्वेश्चन में साफ लिखा हुआ नीचे कि जिस दिन शेयर खरीदे उस दिन बैलेंस था ओपनिंग 15,000 और क्लोजिंग कितना है 25,000। क्लियर है। क्वेश्चन ने डेट ऑफ एक्विजिशन का डेट नहीं बताई तो अपने हमेशा ये मानेंगे हमने कब खरीदे हैं 1 अप्रैल को, मतलब बिगिनिंग ऑफ द ईयर खरीदे हैं। अब सुनो, रिजर्व का बैलेंस भी दिया हुआ क्वेश्चन के अंदर। रिजर्व कितना था जिस दिन शेयर खरीदे आपने उस दिन 25,000 और अब बैलेंस शीट में देखो कितना है। इसका मतलब आपने पूरे साल में रिजर्व में कितना ट्रांसफर किया 50,000। बात समझ आ गई। क्योंकि जब रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं पेंडल से तो काजल पेंडल कम होगा रिजर्व बढ़ेगा। पेंडल क्या होता है प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट का नेचर क्या होता है सीआर होता है। जब पेंडल से पैसे निकालेंगे तो पेंडल क्या होगा कम, और कोई चीज कम होती है तो उसको रिवर्स करते मैंने एंट्री बताइए। तो एंट्री बढ़ेगी पेंडल अकाउंट डेबिट टू पेंडल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। तो पेंडल एप्रोप्रिएशन में क्या लिखेंगे टू जनरल रिजर्व। समझ आ गई। जनरल रिजर्व और डिविडेंड यही आएगा समझ लेना। ठीक है जी। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, 50,000 आपने रिजर्व में डाल दिए हैं और 25,000 आपके पास बचा हुआ है तो इसका मतलब टोटल प्रॉफिट कितना हो 75। वो लॉजिक समझो, 50,000 आपने रिजर्व में डाल दिए 25,000 आपके पास बचा हुआ है इसका मतलब टोटल कितना हुआ 75। 75 में से साल की शुरुआत में आपके पास कितना था, मतलब 15 से 75 होगा। कोई जादू से धुआं नहीं बेटा, अर्न किया होगा आपने। तो इसका मतलब कितना अर्न किया आपने, बैलेंस शीट से निकाले 60,000। ये करंट ईयर का आपका प्रॉफिट आ गया। कोई डाउट है किसी को। अब सुनो, अब क्वेश्चन में ये नहीं बताया हुआ कि हमने शेयर कब खरीदे थे। क्वेश्चन में ये नहीं बताया हुआ कि हमने शेयर कब खरीदे थे। तो हम हमेशा यही मानेंगे कि अगर कुछ नहीं कहा हो तो बिगिनिंग ऑफ द ईयर खरीदे। ठीक है, क्या खरीदे साल के स्टार्टिंग, मतलब 1 अप्रैल को। तो 1 अप्रैल को खरीद ली तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च 12 के 12 क्या हो गए पोस्ट हो गए। आगे मेरी बात समझ आई कि नहीं आई, तो क्लियर है। तो एंटायर प्रॉफिट पोस्ट 60,000 में लिख दिया, सारा का सारा क्या है पोस्ट। क्लियर है। प्री तक का तो ये ओपनिंग बताया हुआ है कि प्री तक का पेंडल और इतना था। कौन क्लियर हो गया। जहां डाउट है दोबारा पूछ लेना। कैलकुलेशन ऑफ नेटवर्थ ऑफ सब्सिडरी कंपनी। अब नेटवर्थ में आपको बताइए कैपिटल और रिजर्व और रिवैल्यूएशन आएगा। ठीक है, या कोई लॉस आएगा। क्या क्या आएगा देखो ऐसे शॉर्ट में करो, कैपिटल रिजर्व रिवैल्यूएशन का लॉस प्रॉफिट। ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल देखो कितनी दे रखी सब्सिडरी की 1 लाख। ओपनिंग पेंडल कितना दे रखा है 15,000। ओपनिंग जनरल जो कितना है 25,000। क्योंकि मतलब जिस डेट तक सारा का सारा क्या है प्री है बोलो। ठीक है, तो वो सारा का सारा हमें क्या दे रखा है प्री दे रखा है, डाल दिया जी। अच्छा रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट 0, रिवैल्यूएशन का लॉस 0, कुछ है ही नहीं। तो ये आपकी नेटवर्थ आ गई बेटा कितनी 1 लाख। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल या कैपिटल रिजर्व। ठीक है, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट आपको दे रखी है बैलेंस शीट के अंदर बेटा। तो एक बार पढ़ लो, हाँ पता होना चाहिए कहां में लिखी हुई है। काजल कई बार क्वेश्चनों में 2 जगह देगा कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ऊपर भी बता देगा और बैलेंस शीट में दे देगा। कई बार एक जगह देगा, आपकी इच्छा है वो। ठीक है जी। 1,60,000 आपने 1,60,000 लगाया इस कंपनी में और आपको इस कंपनी के कितने शेयर मिले हैं 80%। तो आपका इस नेटवर्थ में से हिस्सा कितना है 80%। तो बेटा 1,40,000 का 80% निकाला कितना आया। आप 160 लगा के 112 मिले, आपको थोड़ा कम मिला लेकिन आपको ये लगता है कि फ्यूचर में मेरे को बेनिफिट मिलेगा तो आप इसको क्या ट्रीट करोगे गुडविल। क्योंकि अगर ना दिक्कत आई तो ये समझ लो प्लस में आया तो गुडविल और माइनस में आया तो कैपिटल रिजर्व। वैसे लॉजिक से समझ में आता होगा। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट। अब ये जो 140 था ना इसमें से 20% उनका है, किनका माइनॉरिटी। तो माइनॉरिटी हिस्सा निकाल लेते हैं, सारी एसेट सारी लायबिलिटी अपने क्या करेंगे ऐड कर लेंगे और माइनॉरिटी को अलग से शो कर देंगे। आई बात समझे। चलिए बेटा शेयर इन नेटवर्थ। नेटवर्थ कितनी थी बेटा 140 का 20% बेटा कितना आया 28,000। ठीक है, हो गया बेटा ये। अच्छा ये सारा का सारा प्रॉफिट क्या था पोस्ट। तो उसका 60,000 का 20% माइनॉरिटी का है। तो 60,000 का 20% कितना हो बेटा 12,000। 28 और 12 कितने हो गए 40। तो नेट माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना आ गया 40। कोई डाउट है तो बोल दो बेटा पक्का। चलिए अब क्या करेंगे कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ होल्डिंग कंपनी बनाएंगे बेटा। पी&एल ऑफ होल्डिंग दिया हुआ क्वेश्चन देखो 1 लाख है ना। अब अच्छा ये जो 60,000 था इसमें से 80% किसका है होल्डिंग का। जोड़ दो शेयर इन पोस्ट प्रॉफिट कितना 60,000 का 80% कितना। बैलेंस शीट मैंने होमवर्क दी थी, मतलब दोनों ऐड करके बढ़ानी है। बना लोगे पक्का। एक काम करो 2 मिनट में बना लिया आपने, बढ़ाओ अभी मैं भी बनाता हूँ। चलो
ट्राई हो जाएगी ना किसको आती है किसको नहीं। रिपीट कर रहा हूँ, सुन लो, डायरेक्ट बना लो। अगर ये नहीं नोट किया हुआ तो आप ये आपकी स्क्रीन पे पढ़ाइए, इससे बना दो, एक पेज की जगह छोड़ दो आप और बैलेंस शीट बना लो, प्रैक्टिस हो जाएगी बेटा। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कैपिटल किसकी आएगी, होल्डिंग की, रिजर्व किसके आएंगे, होल्डिंग की, लायबिलिटी दोनों की, ठीक है। माइनॉरिटी इंटरेस्ट को नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट की हेडिंग में दिखा देंगे, खत्म लायबिलिटी साइड। एसेट्स किसकी आएंगी, दोनों की, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कैंसिल हो गई, वो नेट अमाउंट आ गई, ठीक है। बस श्याम बाबा क्या हो रहा है, कोई बात नहीं, बैलेंस शीट बनाओ डायरेक्ट। मैंने बताया थोड़ा सा युवराज ये हो जाएगा, तुम्हें कॉन्फिडेंस आ जाएगा खुद हाथ से लिखने से। लेट उठा बेटा, क्या बात होगी, तैयार हो क्या होगा पूरा, वहां पे भी जाना है, नाश्ता करके आया होगा, नाश्ता किया नाश मारा, नाश्ता किया नाश मारा, नाश्ता कर काम से करते हैं, हाँ ये ठीक है, नाश्ता ही करना, नाश नहीं मारना। हम गए थे ड्राइवर को लेके, वो नाश्ता करने लगे सुबह सुबह, मजाक आदमी था, वो पराठे खा गया 5, तो बाकी ने 2-2 एक एक खाया। वो कहते नाश्ता कर रहा है नाश मार रहा है 5 पराठे खा गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, श्याम जी सॉरी, ए लिमिटेड एक्वायर्ड ऑल द शेयर्स इन बी लिमिटेड एट कॉस्ट ऑफ ₹9 लाख। ये देखो यही बता दी बेटा इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट। ए लिमिटेड एक्वायर्ड ऑल द शेयर, ये लो जी, इसमें तो माइनॉरिटी जीरो हो गया, ऑल शेयर कमल, ऑल सारे खरीद लिए बेटा हमने, तो आल का मतलब 100% हो गया, माइनॉरिटी क्या हो गया, जीरो। तो काजल माइनॉरिटी वाला बेटा वर्किंग नोट भी नहीं बनेगा जब माइनॉरिटी का जीरो है ना। राजा जी पैसे हमने 9 लाख में खरीदे हमने ऑन 1 अप्रैल, ये देखो यहाँ बता भी दिया इसने, कब खरीदा आपने, 1 अप्रैल को। तो मतलब सारा करंट ईयर का जो प्रॉफिट होगा ना, करंट ईयर का निकालूंगा मैं पेंडल अप्रोवेंट बना के, लेकिन करंट ईयर का सारा प्रॉफिट क्या होगा, पोस्ट होगा, क्योंकि 1 तारीख को खरीद लिया हमने, ठीक है। ये बैलेंस शीट दे रखी बेटा आपको। बैलेंस शीट के अंदर देखो रिजर्व एंड सरप्लस में देखो क्या लिखा है, जर्नल रिजर्व लिखा हुआ है ऑन 1 अप्रैल, क्या लिखा है, अच्छा। और बैलेंस शीट के ऊपर लिखा है 31 मार्च लिखा है। अब ये 1 अप्रैल है, वो 31 मार्च है। ये देखो ये लिखा है आपका 1 अप्रैल 2019, वहां लिखा है 31 मार्च 2020। अगर यहाँ 18 लिखा तो वहां 19 लिखा है। मेरी बात समझ होगी सर, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ये साल के स्टार्टिंग में भी इतना था और साल के एंड में भी उतना है। इसका मतलब ये होगा बेटा कि आपने रिजर्व में कुछ भी ट्रांसफर, ये चीज सीख लो बेटा, ये आएगी बार बार। सर ये रिजर्व कौन सा मानने का, देखो बैलेंस शीट के ऊपर लिखा है 31 मार्च मतलब क्लोजिंग है, और आपको यहाँ पे भी रेंट दे दिया 1 अप्रैल, इसका मतलब ओपनिंग और क्लोजिंग क्या है, सेम। इसका मतलब आपने रिजर्व में ट्रांसफर, अभी बात सुनिए, चलिए उसके बाद देखो बेटा, उसके बाद क्वेश्चन क्या कहता है, स्टेटमेंट इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया बेटा। उसके बाद लिखा नॉन करंट लायबिलिटी, उसके बाद लिखा करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी में क्या बेटा बताओ, ट्रेड पेएबल। उसके बाद आ जाओ नॉन करंट एसेट, उसमें आ जाओ क्या है, फिक्स्ड एसेट्स में आपकी जो भी लैंड बिल्डिंग है, प्लांट मशीनरी है, ये देखो काजल नॉन करंट इन्वेस्टमेंट इक्विटी शेयर इन बी लिमिटेड कॉस्ट पे 9 लग गया। यहाँ देखो क्वेश्चन दोनों जगह बता रहा हूँ, ऊपर भी बता गया और ठीक है, दोनों में से एक जगह तो जरूर बताएगा और कई कई बार डबल भी बताएगा, तो डरना मत, बिल्कुल डरना मना है, ठीक है। उसके बाद बेटा करंट एसेट बता रही हुई है, ठीक है। द क्रेडिटर ऑफ ए लिमिटेड, क्रेडिटर्स ऑफ ए लिमिटेड है इंक्लूड 70,000 ड्यू टू बी लिमिटेड। अब ये वो आ गई शादी वाली बात जो आपको बताई थी पहली क्लास में। सर क्या शादी वाली बात, बताता हूँ। क्रेडिटर ऑफ ए लिमिटेड इंक्लूड 70,000 ड्यू टू बी लिमिटेड। पहले तो ये बताओ ए लिमिटेड क्या है, होल्डिंग है, बी लिमिटेड क्या है, सब्सिडरी है। अब ये कहता है कि एक एक जो क्रेडिटर है, एक एक क्रेडिटर मतलब जो ए ने पैसे देने हैं, उसमें से 70,000 रुपए किसको देने हैं, बी को देने, दैट इज म्यूचुअल आइटम। ये बताया था मैंने आपको, क्या बताया था, म्यूचुअल आइटम। स्टेप लिखाया था, वहां लिखाया था म्यूचुअल आइटम को क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे, ठीक है भाई। ए और बी दोनों कंपनी अलग अलग है,
अलग अलग है। ए ने 70,000 देने थे किसको, बी को, ठीक है, वो अलग है वो अलग है। अब दोनों कंपनियां क्या होगी, एक होगी, तो अब किसने किसको देने हैं, ए ने 70,000 देने थे बी को। अब ए और बी दोनों की आपस में शादी होगी तो दोनों एक एंटिटी बन गई, अरे वो एक एंटिटी मतलब एक ही परिवार बन गया। अब वो बी कहेगा ए मेरे 70,000 दे, कहता ये ले रखने तो इसी अलमारी में तुझे। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई, है तो घर में ही। तो अपने क्या करेंगे भाई, ए और बी दोनों अलग अलग थे तब तो लायबिलिटी एसेट्स थी, लेकिन अब वो दोनों एक ही होगी तो उसी की लायबिलिटी बढ़ गई। मान लो उसकी वाइफ की लायबिलिटी थी, है ना, तो वो लायबिलिटी उसके हस्बैंड के अपने आप ही बढ़ गई जब एक हो गए तो दोनों, ठीक है। और वाइफ की एसेट्स थी तो उसके हस्बैंड की एसेट्स बन गई, तो एक तरफ लायबिलिटी बन गई एक तरफ, बात समझ आ रही है। तो वो म्यूचुअल बोलते हैं, कॉमन, समझ गए। तो वो अपने क्या करेंगे, इकट्ठी बैलेंस शीट बनाएंगे ना, इकट्ठी को इंग्लिश क्या बोलते हैं, कंसोलिडेट। कंसोलिडेट बैलेंस शीट बनाएंगे ना, उसमें अपने नहीं दिखाएंगे, कैंसिल कर देंगे सर। कैसे, ए और बी के क्रेडिटर जोड़ देंगे, उसमें से 70,000 में माइनस कर देंगे, फिर ए और बी के डेटर जोड़ देंगे, उसमें 70,000 माइनस कर देंगे। अब सुन ध्यान से, किसी का क्रेडिटर हो किसी का डेटर हो, समझ रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बोले एक तरफ से क्रेडिटर में कम होंगे एक तरफ से डेटर में कम होंगे। अगर बीआरबीपी है तो बीआरबीपी में से कम हो जाएंगे। बोल बात समझ आएगी, अरे बोलो बेटा, चलिए ये बात समझ आ गई पक्का। अब एक बात और सुनो, ये दोबारा समझाओ या समझ में आ गई पक्का, आ गई ना। अब एक बात और सुनो, ये ए लिमिटेड है और ये बी लिमिटेड है, ठीक है। इस क्वेश्चन पढ़ो, देखो क्या लिखा है, द क्रेडिटर ऑफ ए लिमिटेड इंक्लूड 70,000 ड्यू टू बी लिमिटेड, हो गया ये तो। अच्छा, फॉर परचेज ऑन विच बी लिमिटेड मेड प्रॉफिट ऑफ 10,500, फॉर परचेज ऑन विच बी लिमिटेड मेड ए प्रॉफिट ऑफ बी 10,500, द स्टॉक ऑफ ए लिमिटेड इंक्लूड 20,000 ऑफ द अबव परचेज फ्रॉम बी लिमिटेड। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, क्या हुआ, दोनों कंपनियां एक तो बाद में हुई है ना, उससे पहले ये आपस में एक दूसरे से व्यापार भी करती थी, एक होने से पहले, ठीक है जी, अलग अलग थे ये ठीक है, जानते थे एक दूसरे को लेकिन क्या थे, अलग अलग थे, ठीक है। ये अलग ये अलग। उससे क्या हुआ, बी ने कुछ गुड्स बेचे थे ए को, ए के क्या बेचे थे, गुड्स सेल किए थे, तो सेल किसकी है, बी की, और ए की क्या है, परचेज, ये सबको पता है ये बात। ए की क्या है बेटा, परचेज, यहां तक बात समझ आ गई, ए की परचेज है, उसकी सेल है, क्लियर है। अब आप कॉमन सेंस लगाओ, जब ये बी ए को बेचेगा तो 100 की चीज 100 में बेच देगा, नहीं प्रॉफिट कमाएगा बेटा, ऑब्वियसली ह्यूमन बीइंग का नेचर है। जानकार है 10 रुपए सस्ते दे देगा, लेकिन प्रॉफिट तो हर एक व्यक्ति कमाएगा ना, फ्री में तो देगा नहीं बेटा, ठीक है। तो बी इसको गुड्स बेचता था प्रॉफिट पे, ठीक है, किस में बेचता था, प्रॉफिट पे। अब कितने के गुड्स बेचे वो सुनना, ध्यान से सुनना मेरी बात, ये लाइन दोबारा पढ़ो आप, द क्रेडिटर ऑफ ए लिमिटेड इंक्लूड 70,000 ड्यू टू बी लिमिटेड, क्रेडिटर में वो 70,000 इंक्लूड, वो तो समझा गया। ये 70,000 बड़े किससे थे, ये लिखा है कि इसने 70,000 के गुड्स खरीदे थे उधार में, आगे लाइन कुछ पढ़ो, समझ आ गई मेरी बात, मेरी समझ आ गई। मतलब क्रेडिटर जो 70,000 थे ए ने देने थे, वो इसलिए देते थे, 20 से 70,000 के क्या खरीदे थे, गुड्स खरीदे थे, और 70,000 में प्रॉफिट कितना इंक्लूड था, 10,500, मतलब 70,000 में प्रॉफिट। ये तो बेटा एसएससी का क्वेश्चन बन गया तेरा, 10,500 प्रॉफिट है हमारा, कितने में, 70,000 में, बोलो बेटा। 70,000 में प्रॉफिट इंक्लूड है, 10,500 वन में इंक्लूड है, 10,500 डिवाइडेड बाय 70,000, बोलो समझ आएगी ना। अब मेरी बात सुनना, अब 31 मार्च को स्टॉक कितना बच गया उसके पास, 20,000, तो इंटू 20,000 निकालो बेटा, सोल्व करना है इसको। 3,000। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, निर्जय कैलकुलेशन समझ आ गई बेटा, मतलब 70,000 जो सेल्स प्राइस है उसमें प्रॉफिट कितना इंक्लूड है, 10,500, एक में इंक्लूड कितना है, 10,500 डिवाइड बाय 70,000, तो हमें 20,000 के सेल प्राइस में से प्रॉफिट निकालना 3,000। सर 20,000 के में से क्यों निकाला, मैं अभी बता रहा हूँ, सुनो होता क्या है। एक आपने चैप्टर पढ़ा था डिपार्टमेंटल, बीकॉम फर्स्ट ईयर में, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट निकालते थे आप,
अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। ठीक है, सुनना मेरी बात। बी ने ए को गुड्स बेचे, बी ने किसको गुड्स बेचे? ए को। बी की क्या है? सेल है। बेटा हमेशा ना दिल मत लगा। बी की क्या है? सेल है। ए की क्या है? अब ए उस गुड्स को क्या करेगा? आगे बेच देगा। कहानी खत्म। अच्छा, तो अगर ए ने आगे बेच दी तो ए ने आगे प्रॉफिट रियलाइज कर लेगा। अब हुआ क्या, 70,000 के गुड्स में से ए ने 50,000 के तो बेच दिए 31 मार्च तक, और 20,000 के उसके स्टॉक में पड़े हैं। 20,000 के क्या पड़े हैं? किसके स्टॉक में? ए के स्टॉक में पड़े हैं। ए के स्टॉक में कितने पड़े हैं? 20,000। ये वाले गुड्स पड़े हैं 70,000 वाले। समझ आ गई? अब मेरी बात सुनो, ठीक है। जब बैलेंस शीट बनाएंगे अपने दोनों की इकट्ठी, तो बी की सारी चीजें इसमें इंक्लूड होगी। बी ने बताओ कितना प्रॉफिट कमाया था ए से, वो प्रॉफिट भी बैलेंस शीट में जुड़ जाएगा। अरे बोलो, ठीक है। तो अब इसको ये पता लगेगा कि यार ये 20,000 के गुड्स, बी जब इससे मिलेगा आके कहेगा ये 20,000 के गुड्स है ना, कहता हाँ, कहता 20,000 के नहीं है। अब तो दोनों एक हो गए ना, तो राज की बातें खुलेंगी। ये 20,000 के नहीं, इसमें 3,000 का इंक्लूड है, प्रॉफिट इंक्लूड है। बोलो बात समझ आएगी? अब दोनों कंपनियां एक हो रही है ना बेटा, तो अब दोनों जब एक हो जाएंगे तो आपस में प्रॉफिट दोनों कमाएंगे बेटा। बोलो बेटा, मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो दोनों कंपनियां एक हो रही है, एक होने से पहले बेच दिया तो चलो रिलाइज हो गया, लेकिन जब एक हुई तब इसको, जब बी जब ए और बी जब एक हुई तो इसका स्टॉक पता लगा। कहता ये 20,000 कौन सा स्टॉक है? समझाने के लिए कर रहा हूँ ये बातें। कहता अच्छा ये वो है जो तूने भेजा था। कहता अच्छा वो है क्या? कहता ये इसकी कॉस्ट 20,000 मतलब तू इसकी कॉस्ट 17,000 में। कहता उस टाइम तो अपने अलग अलग थे, 3,000 मैंने क्या जोड़ के बेचा था? प्रॉफिट। अब इसमें 3,000 प्रॉफिट इंक्लूड है, तो इस स्टॉक में से 3,000 रुपए प्रॉफिट क्या करेंगे? लेस। जब दोनों का स्टॉक जोड़ेंगे एसेट साइड में, जब एसेट साइड में दोनों का क्या जोड़ेंगे, तो 3,000 रुपए उसमें से क्या कर देंगे? किस नाम के? अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। मतलब वो प्रॉफिट अभी तक रियलाइज नहीं हुआ। हाँ, युवराज ए अगर आगे बेच देता ना तो रियलाइज हो जाता, वो जब तक बिका नहीं था। देखो 70 में से 50 का बेच दिया, उसकी बात ही नहीं कर रहा, क्योंकि तो उसने आगे, उसने उसको बेचा, उसने आगे बेच दिया, रियलाइज हो गया, वो तो वसूल हो गया कि नहीं हो गया? लेकिन 20,000 का भी वसूल नहीं हुआ। वो कहता ठीक है। अब देखो एसेट साइड में दोनों एसेट जोड़ोगे, दोनों एसेट्स क्या करोगे? जोड़ोगे, उसमें से 3,000 रुपए आप क्या कर दोगे? लेस कर दोगे। तो एसेट साइड कितने से कम होगी आपकी? 3,000 से। अब सुनो, ठीक है। अब मैंने कहा ठीक है, मैंने स्टॉक सही कर दिया। अब मैं होल्डिंग कंपनी के सब्सिडी दे रहा, वो तो मैंने सही कर दिया, लेकिन तूने जो मेरे से प्रॉफिट कमाया था वो कहाँ है? कहता वो मेरे प्रॉफिट में जुड़ा हुआ है। कहता उस प्रॉफिट में से भी 3,000 कम कर, क्योंकि 3,000 रिलाइज नहीं हुआ। समझ आ गई मेरी बात क्या? मतलब वो प्रॉफिट की देखो कुल मिला के बात है, जब बी ए को गुड्स बेचेगा तो बी के तो किस में इंक्लूड है? प्रॉफिट में। और इसमें कहाँ इंक्लूड है? स्टॉक में। तो ये भी म्यूचुअल आइटम होगी। तो अब सुन लो, ऐसे केस में उधर स्टॉक में से कम करेंगे और उधर प्रॉफिट में से कम करेंगे। बात समझ आ गई? अभी करके दिखाता हूँ आपको, अभी करके दिखाता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर कितना है? 4। बेटा तुम जाना है ना, कितनी बजे क्लास आ? कोई दिक्कत तो नहीं? 10 मिनट में खत्म कर दूंगा, ठीक? क्योंकि अभी तक समझा दिया ना तो क्वेश्चन करा ही देता हूँ। देखो बेटा, क्वेश्चन हमने पूरा पढ़ लिया। चलिए सबसे पहले अपने पेंडल अकाउंट बनाएंगे बेटा। क्या बनाएंगे? देखो क्वेश्चन ने ये बोला है कि हमने इसका शेयर 1 अप्रैल को खरीद लिए। अब इस क्वेश्चन में 31 मार्च की बैलेंस शीट है, क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ पेंडल का। देखो सब्सिडी का कितना दे रखा बेटा, बताओ जल्दी बताओ। 3 लाख। ये देखो सीडी बैलेंस 3 लाख। कोमल इधर देख ले बेटा, आपको पता होनी चाहिए कौन सी चीज बैलेंस शीट कहाँ लिखी होती है, सीधा वहां जाया करो। कितना? 3 लाख। शेयर कब खरीदे? अप्रैल इसकी 1 अप्रैल को। अब इस क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस 1 अप्रैल को कितना था, कहीं पे नहीं लिखा हुआ। सर लिखा हुआ रिजर्व का लिखा हुआ, इसका नहीं लिखा हुआ। बात समझ आएगी नहीं बेटा? कुछ भी नहीं बताया तो अब मैं क्या कर सकता हूँ? मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तो बाय बैलेंस बीडी क्या है? ये चीजें सीख लो आप, ठीक है। और इस क्वेश्चन में ट्रांसफर टू रिजर्व भी क्या है? क्योंकि वही ओपनिंग है वही मैंने समझाया था आपको, ठीक है। अच्छा, तो इसका मतलब आपने सारा 30 का 30 का कमाया, करेंट इवेंट कमाया।
आगे करंट ईयर का प्रॉफिट, सिर्फ इसका काम ये है कि ये यहाँ पर करंट ईयर का नेट प्रॉफिट बता देगा 17,000 आ गया। अब आपने शेयर कब खरीदे इसमें बताओ बेटा? 1 अप्रैल को। 31 मार्च तक तो हो गया, 1 अप्रैल को, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च 12 के 12 महीने क्या है? पोस्ट है। तो प्री का प्रॉफिट क्या है? 0। ठीक है, तो पोस्ट प्रॉफिट कितना? 3 लाख। प्री का कितना है? नील। नीरज ये समझ में आई या नहीं आई? ठीक है बेटा। उस क्वेश्चन में देखो कल वाले में 30 सितंबर को देते थे, 1 अप्रैल से 30 सितंबर प्री और उसके बाद का पोस्ट पड़ा था। कैलकुलेशन ऑफ नेटवर्थ ऑफ सब्सिडी कंपनी, देखो ये पता है क्या, प्री पोस्ट निकालने के बाद क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे कोमल, क्योंकि जब ये नेटवर्थ निकालेंगे तो इसमें हमें प्री प्रॉफिट चाहिएगा, इसलिए वो पहले निकाल के फिर स्टार्ट करना। ये सारे के सारे क्या है? वर्किंग नोट है। ये बैलेंस शीट अक्सर फाइनल है, तो आप पहले 1.5-2 पेज छोड़ देना बैलेंस शीट का, फिर ये वर्किंग नोट बनाना पेपर में। सर हमने 2 छोड़ दिए, बैलेंस शीट 1.5 में बन गई तो आधा पेज खाली रह जाएगा, क्या दिक्कत है? ठीक है ना, कम रह गया तो क्या कुछ थोड़ा करोगे? ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ नेटवर्थ, इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी बेटा? सब्सिडी की 5 लाख। ओपनिंग पेंडल 0। बोलो ओपनिंग पेंडल क्या होता है? अब ध्यान से सुन लो अगर नहीं समझा। ओपनिंग पेंडल हो चाहे ओपनिंग रिजर्व हो, हमेशा क्या होता है? फ्री होता है। ओपनिंग का मतलब जिस दिन शेयर खरीदे उससे पहले क्या है वो, ये ध्यान रखना हमेशा। ठीक है जी। अब मान लो शेयर 1 अप्रैल को खरीदे और 1 अप्रैल का बैलेंस है तो ओपनिंग है। शेयर हमने 1 जुलाई को खरीदे तो 1 अप्रैल का जो बैलेंस है वो तो है ही फ्री, फिर अप्रैल मई जून जुलाई का और फ्री बन जाएगा। क्लियर होगी मेरी बात? तो एक बात तो दिमाग को सिखा दो कि ओपनिंग बैलेंस तो हमेशा क्या होगा? फ्री होगा। हाँ, करंट ईयर का प्री भी हो सकता है, पोस्ट भी हो सकता है, दोनों भी हो सकता है, क्योंकि वो डेट डिसाइड करेगा कि डेट कौन सी डेट को आपने शेयर खरीदे थे। फाइजल जी ओके। चलो प्री प्रॉफिट 0 और ओपनिंग जनरल जो देखो बेटा 50,000 था, ये लो सिंपल है, 550 होगी नेटवर्थ। 2 ही आइटम है सिर्फ नेटवर्थ। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है नहीं, रिवैल्यूएशन का कोई लॉस नहीं है, कोई खर्चा राइट ऑफ ना किया हुआ ऐसा कुछ भी नहीं। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल या कैपिटल, जो आपने कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट पढ़ी है 9 लाख, दोबारा देखनी नहीं, क्वेश्चन में 2 बार लिखी हुई है। अब ये 550 में से मेरा कितना है? 100% है, है ना, तो शेयर नेटवर्क 550 का 100% कितना? 550। आपने 9 लाख लगा के 550 की चीज ली, मतलब 3.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा पेमेंट किया है, आपकी क्या है वो? गुडविल। ठीक है। और अगर दिक्कत हो 9 में से 5.5 जाएंगे, अगर प्लस में आए तो गुडविल है और माइनस में आए तो कैपिटल रिजर्व है। ऐसे कर लो। अगला माइनॉरिटी इंटरेस्ट का वर्किंग नोट बनेगा नहीं, क्योंकि सारे मेरे पास है, मतलब होल्डिंग के पास है। कैलकुलेशन ऑफ पेंडल ऑफ होल्डिंग कंपनी, अब होल्ड ये सिर्फ एक होल्डिंग कंपनी का वर्किंग नोट है। सर ये क्यों बना रहे हो? क्योंकि हमें प्रॉफिट निकालना है इकट्ठा। प्रॉफिट ऑफ होल्डिंग कंपनी दे रखा, होल्डिंग कंपनी का प्रॉफिट देखो बेटा क्या? 2 लाख। शेयर इन पोस्ट प्रॉफिट, पोस्ट प्रॉफिट बताओ बेटा कितना था आपका? 3 लाख था। 3 का 3 मेरा है, 100%। ठीक है, अब सुनो मेरी बात, ये 3 लाख रुपए किसका प्रॉफिट था? सब्सिडरी का, पोस्ट प्रॉफिट था। अच्छा, अब अनरियलाइज प्रॉफिट बोलो बेटा कितना? 10,570,000 का था, ये वर्किंग नोट पहले समझा चुका हूं, इंटू 20,000 कितना है? 3,000। मतलब इस 3 लाख में 3,000 रुपए अनरियलाइज प्रॉफिट है। कम कर दिया कि नहीं कर दिया बताओ? तो बताओ प्रॉफिट कितना आ गया? मतलब 3 लाख प्रॉफिट कम हो गया। ये कंसोलिडेटेड पेंडल कहां दिखाते हैं? अपने रिजर्व एंड सरप्लस लायबिलिटी साइड। 3,000 लायबिलिटी साइड कम होगी और उधर स्टॉक में से 3,000 कम कर दोगे, बैलेंस शीट में जो जाएगी नहीं होगी। समझ गई? ये हो गया। अब देखो आ जाओ बैलेंस शीट पे। बैलेंस शीट देखो बेटा, कैपिटल किसकी दिखाएंगे? मैं बार बार बोल रहा हूँ क्या यार, कैपिटल किसकी दिखाएंगे? होल्डिंग की। रिजर्व किसके दिखाएंगे? होल्डिंग की। लायबिलिटी दोनों की। कैपिटल होल्डिंग की दे रखी 30 लाख, रिजर्व बेटा होल्डिंग के जनरल दे रखा है, होल्डिंग का देखना 8 लाख, और होल्डिंग का पेंडल नहीं लिखना, होल्डिंग का कंसोलिडेटेड पेंडल लिखना है। पेंडल तो पुराना है, कंसोलिडेटेड पेंडल क्या है? अपडेटेड है। अरे बोलो अपडेटेड है, क्या है? अपडेटेड। ठीक है, तो पेंडल और वो पेंडल उसमें अपडेटेड लिखना है, ठीक है। रिजर्व भी अपडेटेड लिख दो, रिजर्व है ही, समझ आई मेरी बात? लिख दिया जी। करंट लायबिलिटी देखो, क्रेडिटर 5 लाख और 90,000 माइनस 70,000 म्यूचुअल आइटम, उसके क्रेडिटर उसके डेटर, बोलो बेटा ये आ गया 5 लाख 20,000 टोटल लगा दिया। अब एसेट साइड में आ जाओ, दोनों की लैंड बिल्डिंग में देख लो, बैलेंस शीट में जोड़ दो, 16 और 3 19। प्लांट एंड मशीनरी 4 लाख और 2.5 लाख दोनों दे रखे पुराना बैलेंस शीट में देखो 6.5 लाख। इंटेंजिबल एसेट्स में देखो बेटा, अब हमारे इस वर्किंग नोट में गुडविल निकल के आई थी, कैपिटल रिजर्व होता तो यहाँ लिख देते रिजर्व एंड सरप्लस में, गुडविल आई तो मैंने गुडविल लिख दी बेटा। आगे बात समझे? 3.5। करंट एसेट्स में स्टॉक, होल्डिंग का 9 लाख, सब्सिडरी का
170, उसमें से 3000 लेस कर दिए अनरियलाइज प्रॉफिट के, ठीक है जी। डेटर में होल्डिंग, सब्सिडी और 70,000 रुपए हो गया। कैश दोनों का जोड़ के लिख दिया आंसर आ गया। कोई डाउट तो बोलो, पक्का? चलो ठीक, थैंक यू। अब एक काम करना, थोड़ा इजी हो जाएगा बेटा। अब ये आपने करना है, ठीक है, जय श्री श्याम।